नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 155 नंबर प्रश्न तक बात कर लिया हुआ था। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्लास में कुल 200 प्रश्न तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 155 नंबर प्रश्न में हमने देखा था कि किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र निकाय द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या कमोबेश समान हो तथा भौगोलिक अवस्था तथा राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल करके आया था वह था परिसीमन आयोग। यहाँ तक बात हमने कर लिया था। जब परिसीमन आयोग की हम लोग बात करते हैं तो आपको यह याद होना चाहिए कि अभी तक कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। कितने? कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन कब कब? तो आपको याद होगा 1952 का वर्ष। 1952 में सबसे पहले 1952 में सबसे पहले जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था तो एन चंद्रशेखर इस आयोग के अध्यक्ष रहे। एन चंद्रशेखर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, एन चंद्रशेखर। 1952 के बाद अगला जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ तो 1963 में हुआ था, फिर 1973 में हुआ था और लास्ट जो हुआ था वह 2002 में। यह कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन अभी तक देखने को मिला है। यह जो लास्ट 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था तो इसके जो अध्यक्ष थे वह कुलदीप सिंह थे। कौन? कुलदीप सिंह, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कुलदीप सिंह। तो यह कुल 4 परिसीमन आयोग पे हमने बात किया। बात को आगे ले चलेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो याद रखिएगा, यह जो समिति थी वह श्री कृष्ण समिति थी। कौन सी? श्री कृष्ण समिति थी, जिसका गठन 2010 में हुआ था। ठीक है, 2010 में श्री कृष्ण कमेटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं? तो नीति निदेशक तत्व की बात हो रही है। 36 से 51 आप सबको याद होगा ही। 158 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? कोई एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है, वह कौन सी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, आयकर पर अधिभार और व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। बताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आपको याद रखना होगा। क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कि जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है तो राज्य के द्वारा कौन सा? तो यह जो भूमि राजस्व लिखा हुआ है वही वह कर है जो कि राज्य वसूल सकता है। ठीक है, वह कर कौन सा है? वह कर है भू राजस्व। जबकि सीमा शुल्क की बात किया जाए, आयकर पर अधिभार की बात किया जाए या व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर की बात किया जाए तो ये सब कौन वसूलेगा? तो भाई यह सब के सब केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा ये सब के सब वसूल किए जाते हैं। ठीक है,
बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न निकल करके आते हैं। आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, केंद्र राज्य संबंधों की जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको यह याद होना चाहिए कि कुछ ऐसे कर हैं जिनकी वसूली सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कुछ ऐसे कर होते हैं जिनकी वसूली सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा की जाते हैं। वित्तीय संबंधों में आपको याद होना चाहिए कि केंद्र राज्य के 3 प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण है वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य संबंधों की जब बात होती है तो आपको संविधान का भाग 12, संभवतः यही भाग 12, निश्चित रूप से भाग 12 है, जिसके अंतर्गत वित्तीय संबंधों पे चर्चा की गई है। अनुच्छेद 268 से लेकर के, अनुच्छेद 268 से लेकर के 281-80 तक, 268 से लेकर के अनुच्छेद 281 तक यह वित्तीय संबंधों से जुड़े हुए तमाम सारे प्रावधान केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, भाग 12 के अंतर्गत। ठीक है, आपको यह भी याद होना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 265। यह भी आपको याद रखना होगा कि कोई भी कर, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कर बिना विधि बनाए नहीं वसूला जा सकता है, अर्थात विधि के प्राधिकार से ही कोई कर वसूल किया जा सकता है। ठीक है, अब विधि के प्राधिकार से ही कोई कर वसूल किया जा सकता है, तो इसमें कुछ और बातें हैं जो कि निश्चित रूप से आपको याद रखनी चाहिए। जैसे संघ सूची से जुड़े हुए जो कुछ विषय हैं जिन पर कर संघ के द्वारा लगाया जाता है, संघ सूची से संबंधित जो भी विषय हैं जिन पर कर लगाया जाता है, तो याद रखना है कि केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत वित्तीय संबंधों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुल कितने विषय हैं जिन पर संघ सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय हैं जिन पर कर आरोपण करने का जिम्मा केंद्र के पास है, संघ के पास है। तो याद रखिएगा कुल 14 विषय हैं। कितने? कुल 14 विषय हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुतों को याद नहीं रहता है। ठीक है, जबकि इसी प्रकार अगर राज्य सूची की बात किया जाए कि राज्य के द्वारा कर आरोपित किए जाते हैं, कर वसूली की जाती है, तो राज्य सूची में करों के ऐसे कुल कितने विषय बताए गए हैं? किसी को पता है? याद रखिएगा कुल 19 विषय हैं। कितने? 19 विषय हैं। महत्वपूर्ण बात है, 19 विषय हैं। अब यह जो संघ सूची के अंतर्गत कुल 14 विषय हैं, कुल 14 विषय हैं, तो यह भी याद रखने की बात है कि वह 14 विषय कौन से हैं। कुछ के नाम आपको बताते हैं, कुछ के नाम आपको बताते हैं, रिकॉल होगा। जैसे आपने आयकर नाम सुना होगा, आयकर। क्यों भाई? हालांकि कृषि आय को आयकर में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, कृषि संबंधी जो आय होती है वह राज्य सूची का विषय है। कृषि संबंधी जो आय होती है वह कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय राज्य सूची का विषय है। हम लोग फिलहाल संघ सूची की बात कर रहे हैं। ठीक है, वित्तीय संबंधों के अंतर्गत तो आयकर, जिसमें कृषि आय शामिल नहीं है। सीमा शुल्क का नाम आपने सुना होगा। सीमा शुल्क कौन लगाएगा? तो भाई सीमा शुल्क लगाने की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र के पास है। कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। क्यों भाई? कुछ जो प्रमुख हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। जैसे संपदा शुल्क, संपदा शुल्क। ठीक है, जैसे स्टैंप शुल्क, स्टाम्प शुल्क। ठीक है, स्टाम्प शुल्क। जैसे सर्विस टैक्स अर्थात सेवा कर, नहीं सेवा कर। जैसे
जैसे परिवहन संबंधी, जैसे रेल हो गया, जैसे समुद्र हो गया, वायु मार्ग हो गया, ठीक है। तो ये इस पे कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसी कड़ी में संपत्ति का उत्तराधिकार महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संपत्ति के उत्तराधिकार निश्चित रूप से याद रखिएगा, इन सारी बातों को, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर सीमा शुल्क हो गया, आयकर पर अधिभार हो गया, व्यक्ति, और यह भी याद रखिएगा, व्यक्ति और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, यह भी कौन सा कर है, यही 14 विषय में ही यह वाला भी शामिल है, यह भी शामिल है और यह भी शामिल है, तीनों के तीनों यह शामिल है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ राज्य सूची के अंतर्गत जो कुल 19 विषय हैं, उन 19 विषय में कौन कौन से खास हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे भू राजस्व हो गया, भू राजस्व के अलावा कृषि आय पर कर नहीं। इसी प्रकार भूमि और भवन पर कर, भूमि एंड भवन, हाउस टैक्स, भवन कर। जैसे हम लोग ये जो मादक द्रव्य होते हैं, मादक द्रव्य जैसे मदिरा आदि, अफीम आदि आदि जो भी सारे होते हैं, ठीक है। जैसे समाचार पत्र जो भी क्रय विक्रय होते हैं, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर जो कर होते हैं, ठीक है। स्टैंप शुल्क आपको बताया था, स्टाम्प शुल्क पर कर केंद्र के द्वारा भी लगाया जाता है और राज्य के द्वारा भी। दोनों सूचियों में स्टाम्प शुल्क देखने को मिलता है। तो केंद्र सूची में जो स्टाम्प शुल्क है, उसके अंतर्गत जिन जिन विषयों, दस्तावेजों पर केंद्र के द्वारा स्टाम्प शुल्क वसूल किया जाता है, उनके अलावा स्टाम्प शुल्क पर कर लगाने का अधिकार राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है। इसी कड़ी में सड़क पर कर, या फिर कह सकते हैं अंतर्देशीय जो जलमार्ग होते हैं, नदी, अंतर्देशीय जलमार्ग, ठीक है, इन पर कर लगाने का किसके पास, तो यह राज्य सूची के 19 विषयों में से देखने को मिलते हैं, शामिल है। चलें अगले प्रश्न पे आएंगे। लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है। आर्टिकल 123 आपको निश्चित रूप से याद होगा। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद आदेश निष्क्रिय हो जाता है। कौन सा सही विकल्प होगा? तो भाई इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है, निश्चित रूप से बात बिल्कुल सही है। लेकिन संसद के दोबारा समवेत होने पर बैठक की तारीख से यह जो 6 सप्ताह का समय है ना, वो है, 3 सप्ताह से कोई लेना देना नहीं है। यह 6 सप्ताह का समय है। 6 सप्ताह के भीतर क्या होना चाहिए? अध्यादेश दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए। तो इस प्रश्न में जो दूसरा विकल्प है वो गलत दिया हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। सोचिए और उत्तर करिए। किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न में जो सही विकल्प दिखाई दे रहा है वह अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 18, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 161 नंबर, डैश दिया हुआ है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों में से किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? द्विसदनीय व्यवस्था विधायिका में, तो विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात लोकसभा राज्यसभा या फिर विधान सभा और विधान परिषद के संदर्भ में द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही होगा। चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर ही मतदाता को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र मिले। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े, ठीक है। यह बात भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपको पता नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चले अगले प्रश्न पे बात करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, 3 प्रकार की सूचियां हमें देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और ये विधायी संबंध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऊपर एक प्रश्न हमने देखा था कि केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत वित्तीय संबंध पे एक प्रश्न था, जबकि अभी जो प्रश्न है वह विधायी संबंध को लेकर के प्रश्न देखने को मिल रहा है। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, बाजार और मेले, विवाह और तलाक, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण। 3 प्रकार की सूचियां हैं, ध्यान से पढ़ें और उत्तर करें। राज्य सूची के अंतर्गत क्या हो जाएगा? देखें, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, यह समवर्ती सूची का एक विषय है, ठीक है। दंड विधि या प्रक्रिया विधि, ठीक है, निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का। बाजार और मेले, ये सीधे सीधे राज्य सूची का विषय है, ठीक है। विवाह और तलाक यह भी समवर्ती सूची का विषय है। विवाह और तलाक, विवाह विच्छेद समवर्ती सूची का। वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रश्न में एक जो था वह राज्य सूची का विषय दिया हुआ था, और जो 3 विकल्प थे वह तीनों के तीनों समवर्ती सूची के विषय दिए गए हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प होगा। अब आपको यह याद होना चाहिए, कुछ प्रमुख जो हैं वह निश्चित रूप से याद होने चाहिए। कुछ प्रमुख संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय याद होने चाहिए विधायी संबंधों के अंतर्गत। देखें, हम लोग कुछ विषयों पे बात करते हैं संघ सूची से संबंधित, जैसे रक्षा या सुरक्षा, यह संघ सूची का विषय हो गया, ठीक है। विदेशी मामले जो होते हैं वह संघ सूची के विषय होते हैं। नागरिकता, आपको याद होगा, नागरिकता यह संघ सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा, यह संघ सूची का विषय है। संचार, ठीक है, यह संघ सूची का विषय है। क्लियर है?
किसी देश के साथ युद्ध छेड़ना और शांति स्थापित करना, युद्ध और शांति, यह किसका, संघ सूची का विषय है। ठीक है, इसी कड़ी में खनिज हो गया, बीमा हो गया, खनिज बीमा हो गया, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। किसी दूसरे देश से प्रत्यर्पण संधि होती है, किन्हीं दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होती है भगोड़ों के संदर्भ में, तो यह जो प्रत्यर्पण संबंधी है यह भी संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार आपको याद होगा, संघ सूची का विषय है, बीमा बता ही दिया। फिर रेलवे हो गया, डाक तार हो गया, रेलवे डाक तार नहीं, ये सब किसके विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, चले पूरी की पूरी आपको लिस्ट उपलब्ध करा देंगे, बात को आगे ले चलते हैं। अगला विषय, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा गृह में जो बैठक हुई जिसे अब क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हो रही है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, ये सब कैबिनेट मिशन योजना की ही बातें थी। पहली बैठक जो हो रही है संविधान सभा गृह, तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, नहीं यही कहा जाता है ना भाई, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। आपको याद होगा कि अस्थाई अध्यक्ष यहां पे चुने गए, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब, सच्चिदानंद सिन्हा साहब अस्थाई अध्यक्ष 9 तारीख को। ठीक है, जबकि 11 तारीख को दिसंबर का महीना अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर होगा। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ क्या है, लोक मतलब लोग, पाल मतलब पालने वाला, लोगों की देखभाल करने वाला। नहीं, लोकपाल का हिंदी वर्जन क्या हो जाएगा, लोगों की देखभाल करने वाला। अब लोगों की देखभाल करने और लोकपाल को अगर देखा जाए तो यह जो लोकपाल शब्द है वह बेसिकली भ्रष्टाचार विरोधी शब्द है ना। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से लोकपाल या राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि जब हम लोग लोकपाल शब्द की बात करते हैं तो वास्तव में लोकपाल हिंदी शब्द है जो कि बाद में आता है। इसका जो इंग्लिश शब्द है उसे कहा जाता है ओम्बुड्समैन। ठीक है, ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन कहा जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति कहां पर होती है, तो यह मेरे भाई 1809 स्वीडन में सबसे पहले, कहां पर, स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति देखने को मिलती है। कहां पे, स्वीडन में, याद है। ठीक है, अब कुछ और तथ्य कि भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग, लोकपाल शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, आपको नाम याद होना चाहिए, लक्ष्मीमल सिंघवी साहब का। कौन, लक्ष्मीमल सिंघवी। ये लोकसभा सदस्य रहे जिन्होंने सबसे पहले 1960 के दशक में, एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं है, 63 या 64 का वर्ष था, 1963 या 64 का वर्ष था जब लक्ष्मीमल सिंघवी ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया हुआ था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि यह जो लोकपाल बिल या विधेयक है इसकी एक लंबी कहानी देखने को मिलती है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो है
लोकपाल एंड लोकायुक्त विधेयक, लोकायुक्त विधेयक मतलब बिल, इसकी एक लंबी कहानी भारत में देखने को मिलती है। अन्ना हजारे वाला आंदोलन आपको याद ही होगा, लेकिन शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूं कि भारत में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका जो गठन हुआ था, वह गठन हुआ था 1966 में। ठीक है, 1966 में इसका गठन हुआ था और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। हालांकि एक वर्ष के बाद ही 1967 का वर्ष के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, यह जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रहा, इसका कार्यकाल 1966 से लेकर के 1970 तक का रहा। ठीक है, और इन्होंने, ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इन्होंने द्विस्तरीय, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्विस्तरीय केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में लोकपाल और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के संदर्भ में लोकायुक्त, अर्थात केंद्र के संदर्भ में लोकपाल और राज्यों के संदर्भ में लोकायुक्त, ये द्विस्तरीय प्रणाली के गठन का प्रस्ताव दिया हुआ था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि न तो लोकपाल न तो लोकायुक्त विधेयक कभी पास हो पाया। अंततः 2013 में, ठीक है, अंततः 2013 में यह विधेयक पास हुआ था। यह विधेयक 2013 में जाकर के लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, ठीक है, 2013 में यह पारित हुआ था। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी प्रणाली, यह इसका उद्देश्य रहा। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जब यह 2013 में पास हुआ, लोकपाल बिल विधेयक कानून बन गया, तो एक प्रश्न और बनता है कि 2013 में जब लोकपाल बिल पारित हुआ, पहले राज्यसभा से फिर लोकसभा से पारित हुआ था, तो उस समय प्रणब मुखर्जी, किसके हस्ताक्षर से यह कानून बन पाया था? तो राष्ट्रपति उस समय थे प्रणब मुखर्जी साहब। ठीक है, प्रणब मुखर्जी साहब। और प्रणब मुखर्जी देश के 16वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं ना, 16वें, संभवतः 16वें ही होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 16वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रणब मुखर्जी साहब रहे, 2012 से लेकर के 2017 इनका कार्यकाल रहा नहीं, और इसी क्रम में 2013 में यह लोकपाल बिल इनके सिग्नेचर से, इनके हस्ताक्षर से कानून के रूप में स्थापित हो पाया था। तो बहुत सारी बातें आपको बताया लोकपाल के संदर्भ में, याद रखिएगा। 166 की बात करेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, यह तो गलत हो गया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। भाई, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध कब होंगे? जब महाभियोग पारित हो जाएगा तब ना, क्यों? तो बात तो इसमें उल्टी लिखी हुई है, तो यह विकल्प भी बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, राज्यसभा की संरचना में निहित है क्या? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बिल्कुल सही है। कुल 250 सदस्यीय यह राज्यसभा की संरचना है, तो 12 निकल गए, 238 बचे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? 238, 12 कितना? 250। क्या हो जाएगा? सही विकल्प सी हो जाएगा। चला, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें
को किस वर्ष होना चाहिए? किस वर्ष में 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? तो भाई 73वें 74वें संविधान संशोधन की बात आती है पंचायत से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो यह वर्ष सबको याद होगा ही, 1992 का वर्ष था। ठीक है, चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी न्यायिक मामले में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्या कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है, कोई सांसद मतलब सांसद है, कोई विधायक, कोई विधान परिषद का सदस्य जो किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा प्राप्त हो गई, ठीक है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। अर्थात 2 साल या 2 साल से अधिक की कारावास की सजा किसी सांसद को हो जाती है या कोई विधायक हो, विधान परिषद का सदस्य हो, 2 साल या उससे अधिक की कारावास की सजा हो जाती है तो वह तत्काल अपने सदन की सदस्यता खो देता है। यह किस वाद से जुड़ा हुआ मुद्दा था? तो याद रखिएगा, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 का यह वर्ष था। यह जो मसला था, वाद था, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013। ठीक है, एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होती है, आपको याद ही होगा। चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में किए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। वोट करने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का कर्तव्य। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी होगा, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ठीक है, 71 पे आएंगे। लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को डॉट डॉट अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संपूर्ण मतदान, एकल गैर हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यही होगा ना भाई? सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? तो भाई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नतम स्तर पर कौन सा होगा? तो भाई ग्राम पंचायत होगा। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है। तो भाई आर्टिकल 75 आपको याद ही होगा, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, 174 लिखा हुआ है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिक के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिक समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? क्या हो जाएगा? तो भाई अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार, इसी के विरुद्ध जाता है ना यह बात। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में प्रावधान सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है, विधायिका पारित कर सकता है कानून। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान की बात हो रही है, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? भाई इसमें चारों के चारों विकल्प ही गलत लिखे हुए हैं। कुल समितियों की संख्या अगर देखी जाए तो 22 समितियां थीं। कितनी? 22 समितियां कुल थीं। अगर मैं सही हूं तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कुल यह 22 समितियां थीं। ये चारों के चारों विकल्प यहां गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है
कि भारत की समेकित निधि, संचित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? कौन करेगा भाई? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है? नहीं, वित्त आयोग जो अपनी सिफारिशें देता है वह 5 वर्ष के लिए सिफारिशें होती हैं। नहीं, आपको यह भी याद होना चाहिए, जब वित्त आयोग की बात हो रही है तो वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग गठित है? तो वर्तमान में 16वां। कौन सा? 16वां। और यह जो 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो यह गठन कब हुआ है? तो इसका गठन किया गया था 2022 में। ठीक है, 2022 में। प्रश्न यह भी बनेगा कि यह जो अपनी रिपोर्ट देगा तो वह किस वर्ष से किस वर्ष के लिए, तो भाई यह जो सिफारिश करेगा 16वां वित्त आयोग, तो इसकी सिफारिशें जो लागू होंगी किस वर्ष के लिए? तो इसकी सिफारिशें यह जो लागू होंगी वह 2025 से 2030 के लिए, 2025 से 2030 के लिए इसकी सिफारिशें स्वीकृत होंगी। ठीक है, और वर्तमान में यह जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद होगा नाम, अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, यह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये कुल 16वें की बात हमने बताया। जबकि अगर बात करें हम लोग ठीक पहले जो 15वां वित्त आयोग था, 15वां, एनके सिंह 15वें के जो अध्यक्ष रहे एनके सिंह रहे, और इसका जो कार्यकाल है अर्थात इसकी जो सिफारिशें हैं किस वर्ष के लिए स्वीकृत हैं? तो 2020 से 25 के लिए। ठीक है, 2020 से 25 के लिए। चले आगे बात को ले चलते हैं। लिखा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। प्रश्न ये बनेगा कि यह जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था वह किस वर्ष का यह अधिनियम था? तो याद रखिए कि 1894 में ब्रिटिश सरकार के समय काल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया था, और उसको समाप्त करके 2013 में इसके स्थान पर 2013 में नया कानून लाया गया, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। ठीक है, चले ठीक है, अगला लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। बात यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। तो भाई नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक देखने को मिलता है। सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। 80 की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है? लोकसभा चुनाव के बारे में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है। ठीक है, ध्यान से पढ़ें। दूसरा, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। क्या दोनों बातें सही हैं या कोई एक सही है? इस प्रश्न में दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं और ए विकल्प 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चले अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको बता दिया था कि 16वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी 2013 में इस बिल पर हस्ताक्षर किया गया था और 1 जनवरी 2014 से यह कानून के रूप में लागू हो गया। ठीक है, 1 जनवरी 2014 से यह लागू हो गया, लोकपाल बिल कानून बन गया। ठीक है, 1 जनवरी 2014 से लागू। 182 की बात करेंगे, भारत के संविधान के किस पोषण के स्तर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो भाई यह कौन सा है? पोषाहार। यह अनुच्छेद 47 में उल्लिखित है। नहीं, अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है। आगे बात को ले चलेंगे। लिखा हुआ है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए? तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। निश्चित रूप से आपको याद होगा। ठीक है, चलें 184 नंबर लिखा हुआ है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? संविधान को जब पहली बार अपनाया गया तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आप कहेंगे सर इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। क्यों भाई? ठीक है, चलें आगे बात को ले चलते हैं। लिखा हुआ है, केंद्र में संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल हैं? राष्ट्रपति शामिल है, क्या उपराष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा अध्यक्ष शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है? कौन कौन से शामिल हैं? कार्यपालिका की बात हो रही है, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। तो भाई इसमें राष्ट्रपति शामिल है? नहीं, उपराष्ट्रपति भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, लेकिन कार्यपालिका में लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो विधायिका का अंग हो गया ना लोकसभा अध्यक्ष। चले, मुद्रित मतदाता सूची के बारे में कौन सा सही है? मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। मुद्रित मतदाता सूची और इस मतदाता सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न में जो दोनों की दोनों बातें लिखी हुई हैं बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह जो डी विकल्प है ना, 1 और 2 दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। 187 की बात करेंगे। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? बाल अधिकारों का संरक्षण। तो भाई बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। तो दूसरे प्रकार से प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2007 में। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या कोई भी पेशा अपनाना? बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भाषण की स्वतंत्रता, बात यह भी शामिल है।
अस्पृश्यता का उन्मूलन यह स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, बल्कि समानता वाले खंड में आ जाएगा। धर्म का पालन और प्रचार यह भी धर्म संबंधी अधिकार में आएगा। तीसरा और चौथा इसमें शामिल नहीं होगा। स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 5 प्रकार की जो बातें की गई हैं, अर्थात 1 और 2, यह सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चले 189 की बात करेंगे। भारत में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। क्या हो जाएगा? क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? उत्तर है नहीं। ये राज्य के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्देश हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 हो जाएगा। 190 की बात करेंगे। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, संवैधानिक प्रमुख का दर्जा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा निदेशक सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम, संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। किसने दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, चले तो अभी के लिए इतने पे हम लोग रोक लेते हैं। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से आप प्रश्नोत्तर अभ्यास कर पा रहे होंगे। बहुत सारी बातों की जानकारी आपको अलग से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, लाभान्वित हो रहे होंगे। यहाँ से हम लोग फिर कल अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ प्रश्नोत्तर अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। कुल 1000 प्रश्नों को हमने इस रैपिडो सीरीज के अंतर्गत सॉल्व करना है। हालांकि रैपिडो सीरीज समाप्त होगा 1000 प्रश्नों का, और इस पूरे के पूरे 1000 प्रश्नों को एक साथ मिला दिया जाएगा। ठीक है, कभी भी परीक्षा के पहले आप लोग ये 5-6 घंटे की क्लास हो जाएगी। 5-6 घंटे में 1000 प्रश्न फटाफट आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। रैपिडो सीरीज के बाद अलग अलग सीरीज के माध्यम से ऐसे ही हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास लगातार जारी रखेंगे। विचारकों वाले वन लाइनर पोर्शन को भी लगातार ध्यान से तैयार करते जाएं। सारे पेड बैचेस में हालांकि उसको पहले भी उपलब्ध कराया था। हालांकि मुझे यह भी पता है कि आप में से अधिक लोग तैयार ठीक से नहीं किए होंगे और तैयार नहीं है, बावजूद इसके अपने आप को 30 मार्क हाँ समझ रहे होंगे। तो लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि तनिक भी अति आत्मविश्वास से बचना है। परीक्षा पास वही लोग करेंगे जो लगातार रिवीजन कर रहे हैं, जिनको चीज़ें जुबान पे याद हों, वही लोग परीक्षा पास करेंगे। तो आप में से अगर किसी को भी लगे कि हमारे पास है, पहले से फ़ोन में पड़ा हुआ है, शेखर सर ने पहले ही भेज दिया था वो सारा वन लाइनर, तो भाई वो रखा का रखा ही रह जाएगा। ठीक है, अभी जब आपके सामने दोबारा से वो सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार कंठस्थ करने का प्रयास करें। ठीक है, एक प्रश्न बड़ा ही भारी पड़ जाता है जीवन पर। ठीक है, चले मिलते हैं अगली क्लास में। अपने कमेंट निश्चित रूप से लिखा करें। धन्यवाद।